अभी ये बच्ची कह रही थी कि भाई इतना इतना लिखा और मार्क्स नहीं मिले। किसी और कौन है जिसको लग रहा है कि टीचर्स को ने मार्क्स दिए नहीं, मिलने ज्यादा चाहिए? एक बात बताओ, जैसे भी टेस्ट हुआ, मैंने मेगा मैम को दिखाया टेस्ट, तो डिफरेंशिएट करना था। सही है दोनों साइड की, मतलब एक दो जगह वर्डिंग गलत हो गई, मार्क्स नहीं दिए, किसी में नहीं दिए। 10 में से 6 मार्क्स दिए उसने, ठीक है। मैम कहते 2 मार्क और बढ़ने चाहिए, बट दिए ही। ठीक है, और किसको लग रहा है कि टीचर्स ने जबरदस्ती मार्क्स काटे हैं? तुम्हें भी लग रहा है? हमारे सबके ही काटे हैं। सबके ही काटे हैं। चलो मेरी बात सुनो बच्चा, पहली बात तो तुम्हें पता है पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है? मतलब एग्जैक्टली एक सीधा सी बात है ना कि मैं तुम्हें कहता हूँ एक आंसर है, उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करोगे? तुम्हें किसको समझाना होता है उसमें? टीचर को। और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? टीचर को तो सब कुछ पता ही है। क्या हम उसको बिल्कुल बेसिक बात बताएंगे कि अगर मैं यहाँ पे a + b का स्क्वायर लगा रहा हूँ तो क्या हमें लिखने की जरूरत है यूजिंग द फॉर्मूला a + b raised to the power 2? जस्टिफाई करना पड़ता है। एग्जैक्टली स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो कहानी क्या होती है बच्चा, एक चीज ध्यान रखना, जब तुम एग्जाम्स में आंसर अटेम्प्ट करते हो तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये मत सोचो। में जब तुम एग्जाम्स में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि टीचर को समझाने के लिए कर रहे हो। हमेशा एक सीधा सा फंडा होता है, अगर कभी भी तुम्हें आंसर अटेम्प्ट करना है तो दिमाग में रखो कि तुम्हें अपने से 2 क्लास छोटी क्लास को समझाना है। मतलब अगर तुम 9th क्लास में हो तो तुम्हें 7th क्लास के बच्चे को वो क्वेश्चन समझाना है। कैसे समझाओगे? एलैबोरेट करोगे, क्योंकि उसे तुम्हारे फिनोमिनाज नहीं पता है, उसे तुम्हारे वाले फॉर्मूलाज नहीं पता है। अब तुम साइंस का क्वेश्चन कर रहे हो, उसको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता उस बात का, और तुम वहां बोल के तो बता नहीं सकते, तो तुम लिख के बताओगे यूजिंग सर्टेन फॉर्मूला स्टार्टिंग टू एंड। हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं यहीं पे मान लेता हूं कि कोई अपना कोलिजन वाला क्वेश्चन था जैसे फिजिक्स के अंदर कि भाई 2 ऑब्जेक्ट टकराएंगे। अब तुम सीधा शुरू कर लेते हो m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक 7th क्लास वाले बच्चों को क्या ये बात पता होगी? नहीं पता होगी। तो तुम क्या बोलोगे? लेट अस कंसीडर द 2 ऑब्जेक्ट्स विद मासेस m1 and m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 and u2. They collide with each other and after that the final velocities v1 and v2 respectively. फिर as per the law of conservation of momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. और उसके बाद m1u1 + m2u2 is equal to m1v1 + m2v2 लिखोगे। अब एक 7th क्लास वाले बच्चे को अगर वो पढ़ेगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन उसको 80% बात तो समझ में आ जाएगी ना। उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना पता हो, लेकिन तुमने लिख दिया कि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो पढ़ के अब उसे पता चल जाएगा। समझ रहे हो? तुम कैसे करते हो? तुम ज्यादातर पेपर अटेम्प्ट करते हो सीधा ही m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। एक सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ इसकी बात नहीं, बाकियों में भी। तो अगर तुम ये सोच के पेपर अटेम्प्ट करोगे कि तुम्हें अपने से 2 क्लास छोटी क्लास वाले बच्चे को समझाना है, वो भी लिखकर, तो तुम्हारे स्टेप्स के मार्क्स नहीं कटेंगे कभी, क्योंकि फिर तुम स्टेप्स स्किप नहीं कर सकोगे। क्योंकि जहां तुमने स्किप किया वो बेचारा छोटी क्लास वाला बच्चा, उसको पता ही नहीं है वो चीज क्या है। तो तुम उस थॉट प्रोसेस के साथ लगाओगे तो 90% चांसेस हैं कि तुम्हारे स्टेप्स के मार्क्स नहीं कटेंगे। कोई भी टीचर अगर ये कह रहा है ना मैं बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करता हूं, तो स्ट्रिक्ट चेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वो सही को गलत कर रहा है। वो टीचर क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो तुम्हारी स्टेप्स ढूंढ रहे हैं जहां तुमने मिस कर दिया, जहां मिस करी वहां मार्क्स काट देंगे। और यहीं पर केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, फिजिक्स के अंदर मैं बात करूं, अगर हम कुछ स्पेसिफिक टर्मोलॉजी को ढूंढ रहे होते हैं, जब टीचर्स पेपर चेक करेंगे तो वहां एक स्पेसिफिक टर्म होगी। अब मैंने पूछा तुमसे जैसे कि एटम क्या है, कोई बोल रहा है स्मॉलेस्ट मैटर है, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये सारे गलत थे, है ना? था क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल गलत है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो मेरे दिमाग में इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, तो तुम्हारा पार्टिकल कैसे हुआ? तुम कहो स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग मैटर, मैटर तो भाई मेरी ओर से एलिमेंट की फॉर्म में होगा, तो क्या होगा? जब तक तुम उसको प्रॉपर वो टर्म कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से टीचर क्यों सोचे? या तो उसको पूरा जस्टिफाई करो कि हाँ वो जिस रेफरेंस में तुम बात कर रहे हो वो रेफरेंस पूरी ठीक बननी चाहिए। साथ में तुम कुछ साइंटिफिक टर्म्स मिस करते हो। साइंटिफिक टर्म्स क्या होती हैं? जैसे कि अगर जो हम मान लो कुछ बात करते हैं यहाँ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अभी जो हम लॉ कर रहे थे क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब तुम वहां डेफिनेट प्रोपोर्शन की जगह ये लिख दो कि रेशियो है, सेम सेम मास रहता है, इक्वल मासेस में रहेंगे, फिक्स मास में रहेंगे, तो वो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली बात नहीं आएगी।
अब तुम्हारे हिसाब से तुम ठीक लिख रहे हो, लेकिन वो एग्जैक्ट वो टर्म मिस हो जाती है। तो ऐसे डेफिनेशन बात समझ में आई है तुम्हें कि मेनली तुम्हारे पास क्या होना चाहिए कि तुम्हें एक तो दो चीजों का ध्यान रखा करो, स्पेशली साइंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं बच्चा, तुम उनका नाम बदल कर नहीं लिख सकते हो। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक वर्ड दे देता हूं तो तुम उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कहोगे, उसको और कुछ कैसे नाम रख दोगे। मैं अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जिनको स्पेसिफिकली उस आंसर के अंदर कीवर्ड वही होता है, तुम उसके नाम की 3 लाइनें लिख दो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैंने कहा भाई एक सोडियम मेटल है, उसको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सीधी कहानी है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, एटम को, सोडियम मेटल के एटम को एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब मैं वहां पे पूछ रहा हूं तुमसे कि क्या कहते हैं क्या नहीं है, तुम उसको कहानियों में बताया जा रहे हो, एनर्जी, इफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, ये वो। जबकि मैं टर्म क्या ढूंढ रहा हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हो? तो अगर तुम वहां आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लिखोगे तो चाहे 6 कहानियां लिख दो वहां पे, मैं उस स्पेसिफिकली उस टर्म को ढूंढ रहा हूं वहां पे। अब 9th क्लास में हो गए हो, आगे 10th में भी जाओगे, +1 +2 में जाओगे, तो तुम्हें वो टर्म्स बिल्कुल क्लियर स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी और उन्हीं के मार्क्स हैं। साइंस में कहानियां लिखने के मार्क्स तो मिलेंगे भी नहीं। कोई बच्चा ये कहे ना कि मैंने 6 लाइनें लिख दी, 7 लाइनें लिख दी, बच्चे लेंथ के मार्क्स नहीं है यहां पर। जो मार्क्स हैं किस चीज के, वो स्पेसिफिक टर्म्स के मार्क्स हैं। कभी किसी, अगर जो कोई किसी का बहुत अच्छा पेपर हुआ हो क्लास में, उस बच्चे का पेपर उठा के देखना, तो उसने पक्का हर टर्म को हाईलाइट तक कर दिया होता है। जिस बच्चे के जैसे साइंस में अगर जो 75 76 से ऊपर मार्क्स आए 80 में से, तो उसका पेपर उठा के देखो, उसने टर्म्स को लिख के साथ में बोल्ड कर दिया होता है, पेंसिल से मार्क कर दिया होता है। चलो मार्क करना बेशक इतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो लिखनी जरूरी है। अगर उस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली जितना ठीक लिख के आओगे उतने मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा। सिमिलरली मैथ्स में अगर तुम एक पेपर अटेम्प्ट करते हो तो मैथ्स के अंदर भी सीधा है, गिवन ज्योमेट्री है तो टू प्रूफ, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हो, और उसके बाद जो तुम प्रूफ शुरू करोगे और जो जो फॉर्मूलाज लगेंगे, जो जो तुम लगाते जाओगे। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है तो साथ में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उसका रीजन क्या है, कॉन्ग्रेंसी का रूल कौन सा लगा रहे हो, आरएचएस लगा रहे हो, एसएस लगा रहे हो, ट्रिपल एस लगा रहे हो, तो जो कॉन्ग्रेंसी का रूल है वो लगाओगे। उसके बाद दो ट्रायंगल्स के अगर दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूव हो गया, उनकी दो साइड्स को इक्वल कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, ब्रैकेट में लिखो सीपीसीटी, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल लिखोगे तभी तो क्लियर होगा। तो अपनी से 2 क्लास छोटी वाले बच्चे के हिसाब से सोच के देखोगे तो एक एक चीज स्पेसिफाई करो, कभी टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे उसमें। ठीक है, डन।